हेलो फ्रेंड्स, टॉप ट्रेंडिंग स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। आज मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हुमायूं से संबंधित वीडियो, जो कि मुगल काल का दूसरा वीडियो है, डिस्कस करेंगे। मुगल काल के पहले वीडियो में हमने देखा था कि भारत में कैसे मुगल सत्ता की स्थापना होती है। मुगल सत्ता की स्थापना के क्रम में बाबर द्वारा कई युद्ध लड़े जाते हैं, जिसमें 4 प्रमुख युद्ध भारत के अंदर लड़े गए थे। उसके संबंध में हम लोगों ने विस्तृत रूप से पहली वीडियो में चर्चा की थी। लेकिन बाबर साम्राज्य को स्थायी नहीं बना पाता है और 4 साल बाद ही 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र हुमायूं शासक बनता है, जिसको बाबर ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। उत्तराधिकारी के तहत हुमायूं शासक तो बनता है, लेकिन उसके सामने थी कई चुनौतियां, क्योंकि साम्राज्य अभी भी स्थायी रूप से भारत में स्थापित नहीं हो पाया था। इन्हीं चुनौतियों के बीच हुमायूं जब शासक बनता है तो उससे जुड़े हुए कई ऐसे बिंदु हैं जो प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। आइए एक पॉइंट को समझते हैं। हुमायूं का शासनकाल 2 कार्यकालों में विभाजित है। एक 1530 से 1540 और 1555 से 1556। 1530 में बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं शासक बनता है, जो 1540 तक शासक बना रहता है, जब तक शेरशाह सूरी द्वारा उसे पराजित नहीं कर दिया जाता। तो पहला कार्यकाल 1530 से 1540 तक का है। लेकिन जब हुमायूं 1540 में पराजित होकर भारत से भागकर पश्चिमी क्षेत्र में सिंध प्रांत में चला जाता है, तो वह पुनः वापस आता है जब शेरशाह सूरी के वंशज अपने साम्राज्य को संभाल नहीं पाते हैं। लेकिन जब वह वापस आता है तब तक हो चुके थे 1555, और अगले साल 1556 ईस्वी में पुस्तकालयों की सीढ़ी से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार उसका जो दूसरा शासनकाल है वह बहुत कम है, जो 1555 से 1556 ईस्वी तक ही रहा। इन्हीं 2 कार्यकालों को आज हम पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था और इसका पूरा नाम नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुमायूं का पूरा नाम क्या था, बाबर का पूरा नाम क्या था। तो हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पिता बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे तथा माता का नाम माहम बेगम था। ये एनटीपीसी में क्वेश्चन आया था कि हुमायूं की माता का क्या नाम था। तो क्या नाम था? माहम बेगम। कम आयु में ही हुमायूं, जब वह 12 वर्ष का था, उसे बदख्शां के सूबेदार नियुक्त किया गया था, है ना। तो बदख्शां के सूबेदार के रूप में हुमायूं ने भारत में बाबर द्वारा किए जाने वाले युद्ध अभियानों में भाग लिया था। कहा जाता है कि पानीपत का युद्ध हो या खानवा का युद्ध, हुमायूं बाबर के साथ ही युद्ध में संचालन में भाग लेता था। इस प्रकार हुमायूं की जो सैन्य शिक्षाएं थीं वो युद्ध के दौरान ही हुई थी। यहां से क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। बाबर ने अपनी मृत्यु के पहले हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। बाबर की मृत्यु के बाद 1530 ईस्वी में आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ था। क्वेश्चन आता है कि हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, है ना। ऑप्शन दे देगा काबुल, आगरा, दिल्ली, और एक और ऑप्शन दे देगा, तो आपको आगरा टिक करना है। ओके, इनके जो बाबर के कितने पुत्र थे और पुत्रियां, उनके बारे में बताता हूं। यहां से क्वेश्चन बनता है। तो हुमायूं के अलावा उसके 3 भाई थे और 1 बहन थी। हुमायूं की माता का नाम माहम बेगम था, और कामरान और अस्करी उसके 2 भाई थे, उनकी माता का नाम था गुलरुख बेगम। दोनों की, ये कामरान और अस्करी जो 2 भाई थे, उनकी माता का नाम था गुलरुख बेगम। और हिंदाल
हिंदाल और गुलबदन बेगम, इनकी माता का नाम था दिलदार बेगम। इस प्रकार बाबर ने मतलब कई शादियां की थी। ठीक है, हुमायूं की माता का नाम महाम बेगम, कामरान और अस्करी जो उनके भाई थे उनकी माता का नाम था गुलरुख बेगम। ऐसे ही हिंदाल और गुलबदन बेगम, उनकी माता का नाम था दिलदार बेगम। अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। तो ये जिस क्षेत्र से आए थे उस क्षेत्र में एक रिवाज था कि पिता के मरने के बाद पुत्रों के बीच साम्राज्य का विभाजन होता था। दूसरा ये भी था कि बाबर ने मरते समय भी हुमायूं को कहा था कि मेरे मरने के बाद भाइयों में साम्राज्य को विभाजित कर देना। हालांकि बाबर ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में हुमायूं को ही चुना था। किसी भी साम्राज्य का यदि विभाजन हो जाता है दोस्तों, तो स्वाभाविक है कि साम्राज्य की शक्तियां कमजोर पड़ी जाती हैं। हुमायूं के संबंध में बताया जाता है कि वह एक विद्वान व्यक्ति था, सैनिक दृष्टि से काफी कुशल था, लेकिन युद्ध नेतृत्व कैसे करते हैं, अपने साम्राज्य को कैसे स्थायी बनाते हैं, इन सब मामलों में हुमायूं थोड़े कमजोर थे। नतीजा यह होता है कि एक विशाल साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाता है, विशाल साम्राज्य की स्थापना भी नहीं कर पाता है और साम्राज्य बचा भी नहीं पाता है। ये कई ऐसी चुनौतियां थीं जो हुमायूं को प्रारंभिक दौर में देखने को मिलती हैं। तो साम्राज्य का विभाजन में कामरान को ये देता है काबुल और कंधार, अस्करी को देता है संभल वाला क्षेत्र और हिंदाल को देता है मेवाड़ वाला क्षेत्र। और इसका एक चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, उसको भी, जो ये पहले सूबेदार जिसका रहता है बदख्शां का, वहां का इसको ये शासक बना देता सुलेमान मिर्जा को, जो इसका चचेरा भाई था। हुमायूं को गद्दी पर बैठते ही अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसका मुख्य समस्याएं क्या क्या थीं वो मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि कौन कौन सी मुख्य समस्याएं थी, वो बताता हूं। एक तो अफगान समस्या थी, क्योंकि अफगान का जो मोहम्मद लोधी था उस समय, और बाद में शेरशाह सूरी बहुत बड़ा सिरदर्द बना इसके लिए, और कमजोर सैन्य व्यवस्था और हुमायूं के भाई। तो अफगान समस्या के बारे में आपको बताता हूं। तो महमूद लोधी अपने आप को अभी भी दिल्ली का वास्तविक उत्तराधिकारी मानता था। अफगानों में सबसे महत्वपूर्ण शेर खां था, जो कि बाद में हुमायूं को लिए सबसे बड़ी समस्या बना था। कमजोर सैन्य व्यवस्था, उसमें राजकोष खाली हो जाने के कारण हुमायूं एक बड़ी सेना नहीं रख सका था, है ना, क्योंकि बाबर ने लगातार 4 साल युद्ध लड़े थे, तो राजकोष खाली हो गया था। ऐसे ही हुमायूं के भाई, हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार किया और साम्राज्य का वास्तविक विभाजन कर दिया। कामरान को काबुल, कंधार एवं पंजाब दे दिया था, और अस्करी को संभल का क्षेत्र दे दिया था, और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र दे दिया था। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो सबसे पहले कालिंजर का आक्रमण होता है 1531 ईस्वी में। कालिंजर का आक्रमण हुमायूं द्वारा चलाया गया पहला सैन्य अभियान था। पहला सैन्य अभियान था कालिंजर का आक्रमण। इस समय कालिंजर का शासक कौन था? प्रताप रुद्र देव। लगभग 1 महीने के घेरे के बाद जब किले को हुमायूं नहीं जीत सका, तो उसने प्रताप रुद्र देव से संधि कर ली। मतलब ये किले के बाहर ही 1 महीने तक लगभग उस किले को घेर के रखा उन्होंने। तो किले के अंदर जो रुद्र प्रताप था और उसकी जो सेना थी, उनका मतलब राशन पानी सब बंद हो गया, क्यों, बाहर से ही तो राशन आता, तो वो सब कुछ बंद हो गया। तो रुद्र प्रताप को इससे संधि करनी पड़ी, है ना। तो इसके बारे में मैं आपको किला दिखाता हूं। देखो ये किला था। इससे क्या है, ये कुछ फोटोज हैं जो मैंने ली हैं, जिससे आपके माइंड में ये रहे कि इस तरीके का किला था। ये काफी ऊंचा जो किला बनाते थे राजा महाराजा, काफी ऊंची जगह पे बनाते थे कि हर कोई, यदि कोई आक्रमण करता है तो इतनी जल्दी प्रवेश ना कर सके, किले को भेद ना सके। ठीक है ना। देखो कितनी ऊंचाई है, मैंने ये ऊंचाई दिखाने की उनको कोशिश की है आपको, ठीक है ना। तो इस सैन्य अभ्यास के समय उसे खबर मिली कि अफगान सरदार
सरदार महमूद लोधी बिहार से जौनपुर की तरफ जा रहा है, अतः उसने कालिंजर के राजा प्रताप देव से धन लेकर, मतलब उससे जो प्रताप रुद्र देव था उससे तो इसने संधि कर ली थी, तो वहां से उसने धन लेकर के वापस जौनपुर जाने का फैसला किया। किससे लड़ने के लिए? महमूद लोधी से लड़ने के लिए। तो यहां देखो, ये इस जगह पर था, तो पटना से मतलब बिहार से ये जौनपुर के लिए प्रस्थान कर देता है, ठीक है ना। तो दोहरिया का युद्ध होता है 1532 में। दोहरिया के युद्ध में हुमायूं तथा महमूद लोधी की सेना के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में महमूद लोधी को पराजय हुई थी। जो महमूद लोधी था वो हार जाता है और हुमायूं उसमें जीत जाता है, दोहरिया के युद्ध में, जो 1532 में होता है। उसके बाद लड़ा जाता है चुनार का प्रथम घेरा। चुनार का प्रथम घेरा 1532 ईस्वी में। चुनार का किला इस समय शेर खां के अधीन था और हुमायूं ने 4 महीने तक इसके किले को घेर कर रखा, लेकिन जीत नहीं सका। कितने महीने तक? 4 महीने तक। मतलब उस किले को ये भेद ही नहीं पाया। देखो, किला चारों तरफ पानी था, है ना, इसके एक मतलब तीनों तरफ पानी था, एक तरफ से एंट्री थी इसमें। देखो, ये मैंने ऊपर वाला ओवरव्यू दिखाया, ये पूरा पानी है कंप्लीट, इधर से ही केवल इस तरफ से एंट्री है, ठीक है ना। तो शेर खां बाद में लड़ने की स्थिति में नहीं रहा और उसने हुमायूं के साथ संधि कर ली, क्योंकि राशन पानी अंदर बंद हो गया, तो उसे संधि करनी पड़ी इसके साथ। ओके, फिर होता है मालवा एवं गुजरात अभियान। पूरे हम हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जितने भी इसने युद्ध लड़े थे। मालवा एवं गुजरात अभियान 1534 से 35 ईस्वी में जो होता है। इस समय मालवा का शासक बहादुर शाह था। कौन था? बहादुर शाह। हुमायूं के आक्रमण से भयभीत होकर बहादुर शाह भाग गया और इस तरह बहुत आसानी से हुमायूं का मालवा एवं गुजरात पर अधिकार हो गया। हुमायूं ने अस्करी को यहाँ का सूबेदार नियुक्त किया, जो इसका भाई था अस्करी, और अस्करी कानून व्यवस्था बनाने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप बहादुर शाह छिपे हुए स्थान से बाहर आया और अपनी प्रजा के सहयोग से गुजरात पर पुनः इसने अधिकार कर लिया। किसने? बहादुर शाह ने। क्योंकि जिस समय इसने हुमायूं ने अटैक किया था उस समय ये बहादुर शाह भाग गया था वहां से। फिर क्या होता है? चुनार का द्वितीय अभियान होता है। द्वितीय अभियान जो 1537 में होता है। 1537 में होता है। शेर खां 1537 में बंगाल पर आक्रमण करता है। इस अवसर पर बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह ने हुमायूं से सहायता मांगी, परंतु हुमायूं ने सहायता करने से मना कर दिया। लेकिन हुमायूं ने क्या किया? शेर खां के चुनार किले पर दोबारा से आक्रमण कर दिया। 6 महीने के घेरे के बाद इसने चुनार का किला जीत लिया और शेर खां वहां से भाग जाता है। चुनार के आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल पर भी अधिकार कर लिया था। मतलब वो क्या करता है? जो गयासुद्दीन महमूद शाह के ऊपर किसने आक्रमण किया था? शेर खां ने किया था। तो पहले चुनार को जीतता है हुमायूं और उसके बाद फिर बंगाल की तरफ भी बढ़ जाता है और बंगाल पर भी अधिकार कर लेता है। तो बंगाल से ये लौट रहा होता है, तो चौसा का युद्ध होता है। जब बंगाल से लौट रहा होता है वो बिहार की तरफ आता है, बिहार तक आने में फिर बिहार में चौसा का युद्ध होता है। तो यह युद्ध शेर खां और हुमायूं के बीच लड़ा गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये युद्ध, ठीक है ना, बहुत आता है। चौसा का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, ऐसे क्वेश्चन बनता है। या चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 1539 ईस्वी में शेर खां या शेरशाह सूरी के बीच में, शेर खां और हुमायूं के बीच में हुआ था। शेर खां का मतलब लास्ट में नाम क्या पड़ता है? शेरशाह सूरी। बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं के अनेक सैनिक गंगा एवं कर्मनाशा नदी में डूबकर मर गए और हुमायूं भी गंगा नदी में कूद पड़ा। निजाम नामक एक व्यक्ति था, उसने इसको डूबने से बचाया था। इस तरह से शेर खां इस युद्ध में विजयी रहा और इस उपलक्ष्य में शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। फिर उसको शेरशाह सूरी नाम दिया गया। कन्नौज
जिसको विलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है, 1540 ईस्वी में होता है। यह युद्ध भी शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ और इस युद्ध के बाद शेरशाह का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। ठीक है ना। फिर हुमायूं का निर्वास काल देख लेते हैं, जो 1540 से 1555 ईस्वी तक रहा। हुमायूं ने 3 वर्ष तक राजस्थान और सिंध में इधर उधर भटकता रहा, 3 वर्ष तक ये। और इस बीच में इसने 1541 में हमीदा बानो से विवाह किया, जो शिया मौलवी अली अकबर जामी की पुत्री थी। 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा वीरसाल के महल में हमीदा बानो ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1543 में हुमायूं ईरान चला गया और यहाँ के शासक शाह तहमास्प के यहाँ शरण ली। तहमास्प की सहायता से 1545 में इसने अपने भाइयों से काबुल और कंधार जीत लिया, क्योंकि संकट के समय इसके भाइयों ने भी इसका साथ नहीं दिया था। तो इसने सोचा पहले अपने भाइयों पर आक्रमण किया जाए और उसको अपने कब्जे में लिया जाए, तो वहां की सेना और वहां का शासक अपना हो जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध 1545 में। यह हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर्य द्वारा भेजी सेना के बीच लड़ा गया। इस युद्ध में हुमायूं विजयी हुआ। फिर सरहिंद का युद्ध होता है 1555 ईस्वी में, सरहिंद का। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच लड़ा गया। इसमें सिकंदर सूर पराजित हुआ और भाग गया। इस तरह हुमायूं ने अपने साम्राज्य पर पुनः अपना अधिकार कर लिया। परंतु जनवरी 1556 को हुमायूं दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय, जिनको शेर मंडल बोलते हैं, जिस पुस्तकालय को की सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी सीढ़ियों से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। क्वेश्चन बनता है कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी, तो ऑप्शन 4 दे देगा। तो दीन पनाह भवन में स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ये है जो पुस्तकालय जिसकी सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हुई थी। अच्छा, अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं दोस्तों। लेनपूल लिखता है इनके बारे में, हुमायूं के बारे में लेनपूल क्या लिखता है। हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही उसकी मृत्यु हो गई। किसने लिखा है ये? लेनपूल ने। हुमायूं नामा की रचना, हुमायूं नामा जो इसके हुमायूं के जीवन के बारे में बताती है, उसकी रचना किसने की थी? इसकी बहन गुलबदन बेगम ने की थी। हुमायूं ज्योतिष पर विश्वास करता था, इसलिए यह सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनता था। मतलब अलग अलग दिन, अलग 7 दिन, जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 तरह के कपड़े अलग अलग दिन पहनता था ये। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। इस मकबरे के वास्तुकार, ये क्वेश्चन बना था, तो हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में स्थित है उसके वास्तुकार कौन है? तो मिराक मिर्जा घियास थे। ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगला वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।